हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हिंदी के पाठ आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो 100 नंबर के हिंदी के पुस्तक में आज हम लोग तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं और इसके पहले मैंने दोनों चैप्टर जो आपको पढ़ाए हैं, आशा करता हूँ कि आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग तीसरी चैप्टर पढ़ेंगे, संपूर्ण क्रांति। ये कोई किताब नहीं है, मतलब संपूर्ण क्रांति जो है ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई निबंध नहीं है। जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिया था संपूर्ण क्रांति का। संपूर्ण क्रांति एक तरह का नारा है ना। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तब आप कहेंगे जयप्रकाश नारायण ने दिया। जयप्रकाश नारायण ने यह क्रांति का, संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो छात्र आंदोलन के समय दिया था। ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। ये पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दी गई थी भाषण। ठीक है, तो उस समय की ये घटना है संपूर्ण क्रांति। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले जयप्रकाश नारायण के परिचय की तरफ। तो ये रहा इनका परिचय। अब देखो, परिचय तो मैं बदल नहीं सकता ना। जो आपके बुक में है वही परिचय मुझे लिखना पड़ेगा और उस परिचय में भी यहाँ पे मैं काफ़ी कुछ शॉर्ट करके लिखता हूँ। ठीक है, तो अगर आप कहोगे कि जो बुक में है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिर आप बताओ कि मैं किसी भी राइटर का जन्म कैसे बदल सकता हूँ, मृत्यु कैसे बदल सकता हूँ, उनका जन्म स्थान कैसे बदल सकता हूँ, है ना। तो परिचय जो है वो तो एज इट इज़ मुझे लिखना पड़ेगा ना। तो आप उस पर ध्यान ना दें, आप सिर्फ पढ़ें। ठीक है, आप बुक भी देख सकते हैं, आप बुक से पढ़िए या फिर वीडियो देखिए, आपको पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं परिचय की तरफ। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को होता है और मृत्यु इनकी 18 अक्टूबर 1979 को हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा इनका जन्म मरण। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आगे जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा उसमें मैं जन्म और मृत्यु का क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है और भी परिचय से मैंने काफ़ी सारा क्वेश्चन नहीं दिया है, इसलिए क्योंकि अगर आप ये याद रखते हैं तो फिर क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर आप यहाँ पे पढ़ोगे, फिर मैं वही क्वेश्चन दोबारा दूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो आप परिचय को अच्छे से याद रखिए, क्वेश्चन देने की ज़रूरत नहीं है, उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो जन्म 1902 और मृत्यु 1979 को। जन्म स्थान क्या होता है? सिताब दियारा होता है। सिताब दियारा कहाँ पड़ता है? बलिया। आपको पता है बलिया कहाँ है? यूपी में। और सारण यानी छपरा, छपरा बिहार में है। तो बलिया और सारण के बीच में एक जगह पड़ता है, या फिर दोनों कह सकते हैं, दोनों में फैला हुआ है सिताब दियारा। तो उसी स्थान पर जयप्रकाश नारायण का जन्म होता है। माता पिता, माता का नाम इनका फूल रानी होता है और पिता का नाम हर्षु दयाल।
ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी देवी था। किनकी पत्नी? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी। और ये प्रसिद्ध गांधीवादी थे। ब्रजकिशोर प्रसाद जो थे ये गांधीवादी थे, है ना। तो आप ये भी हो सकता है याद रखें। तो ब्रजकिशोर प्रसाद की ये पुत्री थी जो प्रसिद्ध एक गांधीवादी नेता थे, ठीक है। तो ये आपका परिचय है। और आगे चलते हैं। इनकी उपाधि क्या थी? मतलब इनको कुछ उपाधि दी गई थी। उपाधि का मतलब क्या होता है? जैसे गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु जी का दिया गया था उपाधि, वैसे ही इनको भी उपाधि दी गई थी लोकनायक और जेपी की उपाधि इनको दी गई थी, ठीक है। लोकनायक जब ये छात्र आंदोलन में शामिल हुए थे तो उस समय इनको लोकनायक का उपाधि दिया गया था। और जेपी तो इनके नाम का शॉर्टकट है, जयप्रकाश। इनकी शिक्षा जो होती है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही होती है, ये कहीं स्कूल नहीं जाते हैं। लेकिन फिर इंटरमीडिएट के लिए ये पटना कॉलेजिएट जाते हैं। पटना कॉलेजिएट आज भी पटना में है। तो पटना कॉलेजिएट में ये इंटरमीडिएट करने जाते हैं, साइंस से ये पढ़ाई करते हैं। लेकिन बाद में जब असहयोग आंदोलन छिड़ता है तो ये अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं और आंदोलन में कूद जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये देश की आज़ादी के प्रति कितना त्याग कर सकते थे, यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई को भी छोड़कर और आंदोलन में चले गए। फिर बाद में उन्होंने अपनी शिक्षा किसी भी तरीके से कंप्लीट की और 1922 में अमेरिका चले गए, ठीक है। अमेरिका चले गए और वहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त करके वापस इंडिया चले आए, ठीक है। कृतियाँ मतलब इनकी कुछ रचना है, एक ही रचना है इनकी, वो रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये इनकी ही रचना है, आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है। इनको सम्मान मिला है, कुछ सम्मान है, जैसे मैग्सेसे सम्मान। मैग्सेसे सम्मान जो है वो समाज सेवा, यहाँ पे 2 हो गया, आप समाज सेवा लिखेंगे। समाज सेवा के लिए 1965 में दिया गया था। कौन सा सम्मान है? मैग्सेसे सम्मान। और फिर इनके मरने के बाद भारत रत्न मिला 1998 में। क्लियर है? तो ये इनकी सम्मान है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना होगा ये सभी। आगे चलते हैं। अब सारांश यहाँ से पढ़ते हैं, क्या सारांश है। देखो, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो भाषण है ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में, और वो भी छात्रों को संबोधित करते हुए दिया गया था, ठीक है। जब देश में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी की स्थिति जब भारत में आई थी ना, तो उस समय बिहार के साथ साथ, है ना, बिहार के साथ साथ गुजरात और भी अलग अलग राज्यों के जो छात्र थे वो उनकी जो क्रोध थी वो फूट पड़ी थी सरकार के प्रति, वो काफ़ी गुस्सा हो गए थे। तो उसी बीच जयप्रकाश नारायण को इस आंदोलन का नेता बनाया गया था। तो प्रस्तुत भाषण 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में छात्रों को संबोधित करते हुए दिया गया था। और ये तब दिया गया था जब भारत में आपातकाल लगा हुआ था और लोकतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जा रहा था। लोकतांत्रिक अधिकार मतलब आपके जो अधिकार हैं, है ना, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, तो आपके जो मूलभूत अधिकार हैं उनके अधिकारों का दमन किया जा रहा था। तो उस समय छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा था, ठीक है। तो उन्हीं के अनुरोध पर, है ना, उन्हीं के अनुरोध पर ये जो बुढ़ापा थे, है ना, यहाँ पे सपा हो गया है, अब तो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। बुढ़ापे और अस्वस्थता के बावजूद भी जयप्रकाश नारायण को इस आंदोलन का नेतृत्व संभालना पड़ा था, ठीक है। तो उसी दौरान संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। किस दौरान? आंदोलन के समय ही छात्र आंदोलन छिड़ गया था। आपको पता है 5 जून 1974 को जब उन्होंने भाषण दिया, तो भाषण कब दिया जाता है? आंदोलन में दिया जाती है भाषण, ठीक है। तो उसी दौरान इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति जब तक नहीं होगी तब तक पूरी आज़ादी नहीं होगी, ठीक है। और उन्होंने उनको लोकनायक की उपाधि दी गई उसी समय। फिर आगे प्रस्तुत भाषण में लोकनायक लोगों से कहते हैं कि उनके बातों पर तालियां ना बजाएं, है ना। वो कहते हैं कि देखो, आप जो भी मैं बातें कहूँगा उस पर आप तालियां ना बजाएं,
उसके बजाय आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और बातों को समझें, ठीक है। और फिर वे इस भाषण में कहते हैं कि छात्र और युवा इस देश के क्या है, भविष्य है, क्योंकि उनके अंदर शक्ति है और कुछ करने की ललक है। तो इससे आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण युवा शक्ति को बहुत आवश्यक मानते थे देश के विकास के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी भी आपको पता है कि भारत देश जो है वो दुनिया की सबसे युवा देशों में आता है। तो अगर देश के युवा अगर विकसित है, मानसिक तौर पे मजबूत है, तो देश हमेशा आगे जाएगा। तो वो युवा शक्ति को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि छात्रों की बातें और उनके विचारों को तो वो सुनेंगे। मतलब देखो यहाँ पे बात आती है कि जब उनको नेता बनाया गया, छात्र आंदोलन का जब उनको नेता बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं उसी शर्त पे इस आंदोलन का नेतृत्व करूँगा जब कोई भी मुझे डिक्टेट नहीं करेगा। डिक्टेट का अर्थ होता है अपनी बातों को ज़बरदस्ती मनवाना, ठीक है। तो कहते हैं कि देखो आप छात्र हैं, आपके आंदोलन का मैं नेतृत्व तो कर दूंगा, लेकिन मैं उसी शर्त पर नेतृत्व करूंगा जब आप मुझे डिक्टेट ना करें। आप अपनी बातों पे आप अपनी बातों को मुझ पे थोपे ना। जो मैं फैसला करूंगा वही फैसला अटल होगा और उसी फैसला को आपको मानना पड़ेगा, तभी मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं आपकी बातों को तो सुनूंगा, लेकिन फैसला मैं स्वयं ही सुनाऊंगा, ठीक है, ताकि छात्रों के बीच जो है मतभेद ना हो और फिर झगड़े भी ना हो। आई बात समझ में? तो इसी वजह से वो कहते हैं कि देखो कोई भी मुझे डिक्टेट ना करे, कोई भी मुझे इरिटेट ना करे, तो ही मैं इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। आगे जयप्रकाश नारायण अपने शिक्षा के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो जब मैं इंटर साइंस से कर रहा था, तो उसी समय कुछ समय के बाद असहयोग आंदोलन शुरू हो गए। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दिया और आंदोलन में चला गया, ठीक है। लेकिन फिर जब आंदोलन ख़त्म हुआ तो किसी भी तरीके से अलग रह के उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और फिर वो अमेरिका चले गए उच्च शिक्षा के लिए। अब अमेरिका गए तो ये इन्होंने सुना था कि अमेरिका में जाने के बाद पढ़ाई के लिए अपना खर्चा उठाना पड़ता है, तो वहाँ पे वो अलग अलग काम करने लगे। वेटर का काम किया, कभी कबोर्ड साफ़ करने का काम किया, घर साफ़ करने का काम किया, बर्तन साफ़ करने का काम किया, रोड साफ़ करने का काम किया। तो अमेरिका जाके इन्होंने काफ़ी सारे काम किए और कुछ पैसे कमाए और फिर तब जाकर अमेरिका में उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया, स्कॉलरशिप मिली, फिर वहाँ से बीए कंप्लीट किया, एमए कंप्लीट किया और फिर पीएचडी जैसे ही वो करने वाले थे, इनकी माँ का तबीयत ख़राब हो गई थी यहाँ पे, तो अपना पीएचडी छोड़ के वो यहाँ पे चले आए, ठीक है। तो ये है इनका शिक्षा के बारे में। और आगे चलते हैं। जब वो अमेरिका में थे तो वहाँ पे कम्युनिस्ट विचारों से ये बहुत प्रभावित हुए, है ना। कम्युनिस्ट विचार किसको कहते हैं? कम्युनिस्ट का मतलब होता है साम्यवाद, और साम्यवाद का अर्थ होता है वर्ग विहीन समाज। ऐसा विचार जिसमें कोई भी वर्ग का विचार ना हो। जैसे मान लो कि अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है ना। तो ऐसा ऐसा वर्ग बना दिया जाता है लोगों में कि ये अगर इनके पास मान लो कि 1000 रुपया है तो ये अमीर हो गए, अगर इनके पास 100 रुपया है तो ये गरीब हो गए, इनके पास 500 रुपया है तो ये मध्यम वर्ग के हो गए। तो इस टाइप से समाज को बांट दिया गया है ना। पैसों के आधार पर, धन के आधार पर समाज को बांट दिया गया है, तो इसको कहते हैं वर्ग। लेकिन ऐसा विचार कि जिसमें सभी लोग समान हो, सभी लोग मिलजुल कर रहे, उसको हम लोग कहते हैं साम्यवाद। बातें समझो, बिना वर्ग का समाज, उसको कहते हैं साम्यवाद। तो जब वो वहाँ पे थे अमेरिका में, तो साम्यवाद को काफ़ी विचार से प्रभावित थे, क्योंकि उस समय लेनिन का ज़माना था। फिर बाद में वो मार्क्सवादी बन गए, कार्ल मार्क्स का विचार, ठीक है। तो मार्क्सवादी बन गए। फिर आगे क्या हुआ? वो कहते हैं कि देखो गांधी जी से वो बहुत प्रभावित थे, इंदिरा जी, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी से वो बहुत प्रभावित थे जयप्रकाश नारायण। लेकिन इनको वैचारिक तौर पे ये आलोचना भी किया करते थे, है ना। मतलब वैचारिक तौर पे क्या, जैसे कुछ बातें ऐसी हो जाती थी कि
कुछ मानने लायक नहीं होती थी। जैसे जवाहरलाल नेहरू जब चाइना से युद्ध छिड़ी थी तो जयप्रकाश नारायण को इनके विचार अच्छे नहीं लगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू चाइना पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिए थे और जयप्रकाश नारायण यही नहीं चाहते थे कि ज़्यादा भरोसा करें, और अंत में वही हुआ, युद्ध हुआ और भारत हार गया। तो जयप्रकाश नारायण ऐसे ही वैचारिक तौर पे, ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत तौर पे आलोचना किया करते थे या फिर ये पसंद नहीं करते थे, ऐसा नहीं था। वैचारिक तौर पे इनकी आलोचना किया करते थे। असल ज़िंदगी में तो ये सभी इनके आदर्श थे और इनके काफ़ी बातों को माना करते थे। और जब ये जयप्रकाश नारायण जब इनकी आलोचना करते थे तो ये लोग भी उतना बुरा नहीं मानते थे, ठीक है। तो वैचारिक तौर पे इनकी आलोचना वो किया करते थे और यहाँ पे मैंने लिखा है किंतु वे लोग उस बात का बुरा भी नहीं मानते थे, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां गरीबी हटाओ की बात करते हैं, है ना, जब चुनाव शुरू होती है तो लोग गरीबी हटाओ का नारा देते हैं। गरीबी कैसे हटेगी? ये तो खुद चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। चुनाव प्रचार में लोगों को वोट देने के लिए उनको पैसे दे दिए जाते हैं, तो करोड़ों रुपए जब ये चुनाव में ही खर्चा कर देते हैं तो गरीबी कैसे हटेगी? तो जो राजनीतिक पार्टियां गरीबी हटाओ का नारा देती हैं और फिर वही करोड़ों रुपए चुनाव में खर्चा कर देती हैं तो गरीबी कैसे हटेगी, ठीक है। फिर कहते हैं कि जब चुनाव होती है तो जनता का उसमें क्या योगदान होता है? सिर्फ अपना मतदान। सिर्फ जनता अपनी क्या कर सकती है? वोट दे सकती है। जनता सिर्फ अपना वोट देकर, उसके बाद तो सारा चीज़ तो राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वह उन्हीं का काम होता है। बात आप समझ में है मैं क्या कह रहा हूँ? आप भी अपने आसपास देखो, आप सिर्फ वोट दे सकते हो। वोट देने के बाद आपका क्या हक बन जाता है? ना ही आपके मर्जी से कोई प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ठीक है। सिर्फ आप वोट दे के उनको जिता सकते हैं। वो भी जीत गए तो आपके समस्याओं पर वो ध्यान नहीं देंगे। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप आवाज़ उठाएंगे तो वो भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो और फिर इनके पास एक ही डर होता है कि अगले चुनाव में जनता वोट देगी या नहीं देगी। सिर्फ यही इनके पास एक डर होता है। वो भी डर पैसों से खरीद लिया जाता है। मतलब जो जनता वोट नहीं देगी उसको पैसे दे दिए जाते हैं। ऐसा जब उनको लगता है कि यहाँ की जनता, इस एरिया की जनता हमें वोट नहीं देगी, तो वहाँ पे पैसे फेंक दिए जाते हैं, रुपए फेंक दिए जाते हैं और फिर रुपए देख के काफ़ी गरीब लोग इनको वोट दे देते हैं, जिससे चुनाव बहुत गंदा हो जाता है, ठीक है। तो ये रहे सारांश और आगे चलते हैं। फिर अंत में लोकनायक क्या कहते हैं? अंत में लोकनायक कहते हैं कि लोकतंत्र के विकास के लिए हर जगह भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से होती है आप बताइए? देखो, जब हर चीज़ के लिए रिश्वत लेनी पड़े, जब ऑफिसर हर बात के लिए रिश्वत लेते हैं ना, तो वहाँ से भ्रष्टाचार शुरू होता है। नौकरशाही खत्म करनी होगी। नौकरशाही का मतलब होता है जो ऑफिसर बैठे होते हैं ऑफिस में, अगर वो खुद को जनता का सेवक न समझे और उनसे रिश्वत लेते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं नौकरशाही। तो नौकरशाही खत्म होना चाहिए, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। हर बात के लिए लोग रिश्वत लेंगे, पैसे लेंगे तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला जाएगा। साथ ही साथ छात्रों को भी मजबूत होना पड़ेगा मानसिक तौर पर और अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। शिक्षा ऐसी कि ऐसा ना हो कि वो नौकरी पाने के लिए ही सिर्फ शिक्षा ग्रहण करें, है ना। ऐसी शिक्षा का मतलब क्या कि सिर्फ नौकरी पाने के लिए ही हम शिक्षा ग्रहण करें, तब तो फिर सभी लोग नौकरी बन के रह जाएंगे ना। तो ऐसी शिक्षा जिससे कि वो विकसित हो सके, मानसिक तौर पे मजबूत हो सके, है ना। ऐसे शिक्षा प्राप्त होगी तभी जाकर भ्रष्टाचार और अपना देश आगे बढ़ेगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा और देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपके सारांश थे। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? हाँ, ये मैंने परिचय में नहीं दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में कर दिया। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। पता नहीं ये बाउल का अर्थ क्या होता है, बट बाउल था, ठीक है। आगे, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में 1929 में शामिल हुए थे
और फिर 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी का गठन किया इन्होंने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, है ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसको आप याद रखेंगे। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि कांग्रेस के अंदर ही कौन सी पार्टी का गठन किया गया, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। किस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जल गए? यहाँ पे जय है, ये कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे जय है। किस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जल गए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो जेल गए थे। छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने कब किया? बताइए। 1974 में भाषण था ना। संपूर्ण क्रांति भाषण किस पुस्तक में छपी है? जन मुक्ति, है ना। इनका जो भाषण है संपूर्ण क्रांति, ये तो आपके पुस्तक में बस भाषण का एक अंश है तो 4 पेज का है, 4 या 5 पेज का है। ठीक है। अगर पूरा भाषण आप पढ़ेंगे तो पूरा बुक पढ़नी पड़ेगी। जन मुक्ति, इसी में उनकी भाषण छपी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक का नाम क्या था? इंडियन एक्सप्रेस क्या है पहले बताइए। इंडियन एक्सप्रेस एक इंग्लिश पेपर है ना। आज भी इंडिया की बहुत बड़ी पेपरों में से एक इंडियन एक्सप्रेस मानी जाती है। और अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये पेपर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ एक और पेपर है हिंदू, द हिंदू, वो पेपर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडियन एक्सप्रेस एक अच्छे पेपर में से एक है भारत की। तो उसके मालिक कौन थे? मालिक थे रामनाथ जी गोयनका। ये जयप्रकाश नारायण के बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ आवश्यक प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? मैंने आपको बताया ना, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार क्या थे। देखो, पहले मैं इतना का डिस्कशन कर देता हूँ। आप ये लिखिएगा, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि युवा शक्ति ही देश को आगे बढ़ा सकती है। अगर देश का नेतृत्व युवा शक्ति के हाथों में हो तो देश विकसित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि युवा शक्ति के पास काफ़ी ऊर्जा होती है ना, और वो काफ़ी ऊर्जावान होती है। तो इस वजह से देश का नेतृत्व जो है वो युवा शक्ति के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। तो मैंने आपको सारांश बताया ना कि ये आंदोलन का नेतृत्व तभी स्वीकार करेंगे जब इन्हें कोई डिक्टेट ना करे, जब इन्हें कोई डिक्टेट ना करे। अगर कोई इन्हें डिक्टेट करेगा तो फिर ये आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। डिक्टेट का मतलब क्या है कि कोई भी अपनी बातों को मनवाना। तो अगर कोई छात्र समूह इनसे कहेगा कि नहीं आप इसी फैसले को आगे बढ़ाइए, तो फिर ये नेतृत्व आंदोलन का नहीं कर सकते हैं। बातें तो सुनेंगे, सबकी बातें सुनेंगे, सबकी समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन फैसला वो खुद सुनाएंगे, तभी वो इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। और यही शर्त थी। बातें समझ में? जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। मैंने आपको सारांश में बताया है, जयप्रकाश नारायण जब क्या थे, इंटरमीडिएट में थे, तो उससे पहले की पढ़ाई तो ये घर पे ही किए। जब इंटरमीडिएट में थे तो असहयोग आंदोलन शुरू हो गई, तो आंदोलन में कूद पड़े, उनकी पढ़ाई इंटरमीडिएट की अधूरी रह गई। लेकिन जब आंदोलन ख़त्म हुआ तो ये मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आए और कुछ अपनी पढ़ाई को, इंटरमीडिएट की पढ़ाई को आगे किया, क्योंकि साइंस से थे। फिर इनको स्कॉलरशिप मिली और अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए। अमेरिका में जाने के बाद वहाँ पे वो काफ़ी सारे काम किए, है ना, अलग अलग काम किए, बागानों में काम किए, कारखानों में काम किए, फिर अलग अलग लोगों के रूम साफ़ कर दिया करते थे, कबोर्ड साफ़ किया इन्होंने। ठीक है, ऐसे ही रोड भी साफ़ किया, किसी की बर्तन मांजे।
और वहाँ पे रहने के लिए भी जिस रूम में ये लोग रहते थे वो रूम भी बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ 3 चारपाइयाँ हुआ करती थी, ठीक है? 3 नहीं, सिर्फ एक ही चारपाई हुआ करती थी और बाकी लोग एक चारपाई पे ये खुद सोया करते थे और बाकी लोग ज़मीन पे सोया करते थे। तो काफ़ी मुश्किलों से इन्होंने अमेरिका में पढ़ाई किया, फिर अमेरिका से ये भारत वापस चले आए अपनी पीएचडी की पढ़ाई को अधूरा छोड़कर। बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? तो आपको पता है कि बापू जो थे, बापू किसको कहा जाता है? बापू महात्मा गांधी को और नेहरू जी को तो आप लोग पहचानते ही हैं। तो कहते हैं कि वैचारिक तौर पर बापू और नेहरू का तो ये आलोचना क्या करते थे, वैचारिक तौर पे, वो भी हर बात पे नहीं, किसी किसी बात पे ये आलोचना क्या करते थे, ठीक है? लेकिन वे कुछ ऐसे विचार थे जिस पर इनका मतभेद हो जाता था। तो बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने किया है कि जब ये वैचारिक तौर पे इनकी आलोचना किया करते थे, है ना, बापू और नेहरू की आलोचना किया करते थे, तो ये दोनों बुरा नहीं मानते थे, ये उनसे गुस्सा नहीं होते थे, बल्कि और उन्हें प्रोत्साहन देते थे और आगे बढ़ने की, ठीक है? आई बात समझ में? दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? दल विहीन का मतलब क्या होता है? दल विहीन का मतलब अभी मैंने आपको बताया ना, दल विहीन का मतलब होता है कोई भी ग्रुप नहीं, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग दल विहीन कहते हैं। और साम्यवाद का मतलब भी वही दल विहीन ही होता है, कोई भी वर्ग नहीं। तो दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद का अर्थ यह हो गया कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें कोई भी वर्ग ना हो, अमीर गरीब और मध्यम वर्ग में बटा ना हो, तो यही दोनों में संबंध है। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ? तो दिनकर जी का निधन जो है वो वेलिंगटन हॉस्पिटल में हुआ, वेलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ। विलिंगटन, आप याद रखिएगा, विलिंगटन, विलिंगटन नर्सिंग होम, है ना? विलिंगटन नर्सिंग होम में इनकी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, हृदयाघात हुई और ये चल बसे, ठीक है? हुआ क्या था कि ये जयप्रकाश नारायण से मिलने के लिए दिनकर जी आए हुए थे और वहीं पे इन्होंने कुछ उनकी अपनी कविताएं भी सुनाई, लेकिन रात को अचानक इनको हार्ट अटैक आया और वो डेथ कर गए। जब इनको विलिंगटन नर्सिंग होम में ले जाया गया तो वहाँ पे इनको मृत घोषित कर दिया गया। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? मैंने आपको क्या बताया, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, बताइए? भ्रष्टाचार की जड़ वह है जब हर बातों के लिए रिश्वत लेनी पड़े। जब हर बात के लिए रिश्वत लिया जाएगा तो वहाँ से भ्रष्टाचार शुरू होगा। हर छोटी छोटी बातों के लिए अगर रिश्वत ली जाए तो वहाँ से भ्रष्टाचार शुरू होगी और ये आगे बढ़ती ही चली जाएगी। तो इसका उपाय क्या है? इसको ख़त्म करने की उपाय ये है कि नौकरशाही को ख़त्म करें। अभी मैंने बताया नौकरशाही क्या होता है कि जब कोई भी ऑफिसर खुद को जनता का सेवक ना माने और वही क्या करे, हर बात के लिए रिश्वत लेना शुरू कर दे, अपने कामों को ठीक ढंग से ना करे, तो ऐसा क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। तो नौकरशाही को ख़त्म करेंगे तभी जाकर भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? यहाँ पे ये सब मिसप्रिंट है ना, यहाँ पर होगा जय। तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? देखो, जब वो अमेरिका में थे तो कम्युनिस्ट विचार से तो बहुत क्या थे, प्रभावित थे। कम्युनिस्ट मतलब साम्यवाद, साम्यवाद मतलब बिना वर्ग का समाज। तो इनको भारत आ जाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन जब ये अमेरिका से आए तो ये कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए क्योंकि लेनिन कहते थे कि जब देश आज़ाद ना हो, है ना, वैसा देश जो आज़ाद ना हो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल
नहीं होनी चाहिए और इसको भी देश की आज़ादी से अलग नहीं रखनी चाहिए। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो आप एक अलग विचार के व्यक्ति हो गए जिसमें कोई भी वर्ग नहीं है, है ना? और फिर देश की आज़ादी अलग थलग पड़ जाएगी। तो जब देश आज़ाद ना हो तो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से जयप्रकाश नारायण भी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए और ये विचार था लेनिन का। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और आशा करता हूँ कि आपको सभी लेक्चर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप इसे समझिए, याद कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।